अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज की जाहिर है जो गहमा गहमी है वो मवेशी मंडियों में ज़रूर है, लेकिन सियासी मंजरनामे पे भी बड़ी गहमा गहमी है। अगर सुबह पंजाब का जिक्र करूं तो वहां पर जो अपकमिंग ज़िमनी इंतखाबात हैं जिसके हवाले से फुल कैंपेन हो रही है, वहीं सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उस हवाले से न सिर्फ इस पूरे गुज़िश्ता हफ्ते से कबल बल्कि ईद और ईद के बाद भी हम देखेंगे कि वो गहमा गहमी जारी रहेगी। अब ज़रा मौजूदा हुकूमत का भी जिक्र करते चलें। ये जो कौमी गवर्नमेंट बनी इसके हवाले से आपको भी पता है कि इसमें कितनी जमातें शामिल हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दो किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। एक तो मईशत संभालनी है और उस मईशत में ज़ाहिर है महंगाई का सामना है, लेकिन साथ साथ वो तमाम इत्तेहादी जमातें या इत्तेहादियों को भी खुश रखना है जो थोड़े कुछ नाखुश नजर आए। आपने देखा था कि किस तरह से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले असलम भुटानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपने गिले शिकवों का इजहार किया। उसके बाद वो मुलाकातें हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की भी मुलाकात हो गई इसी हवाले से। लेकिन एक और इत्तेहादी है जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका वो बरमला इजहार कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जो उन्होंने मुआहिदा किया था इस हुकूमत का साथ देने के लिए, वो 18 नुकाती मुआहिदा, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनता है क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है और इस मुआहिदे के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इस वक्त MQM पाकिस्तान में। आज इसी हवाले से भी जिक्र करेंगे। और दूसरा जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला सिंध में हुआ, उसमें न सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बल्कि JUIF हो, PSP हो, वहदत मुस्लिमीन हो, इसके अलावा जो कौम परस्त जमातें हैं, तमाम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन पर धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए। आज इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सूबाई वजीर बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सैयद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आ जाते हैं इस मुआहिदे के हवाले से। ये जो मुआहिदा हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर जमातें भी थी, गारंटर भी मौजूद थे, इनमें से कितने नुकात हैं जिस पर एक्चुअली अमल दरामद हो चुका है या शुरू हो गया है? देखिए, MQM का जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो उनका है कि जी बल्दियाती कानून को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके तनाजुर में उसमें तरामीम की है। राइट। और जो आइन का आर्टिकल 140A है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने खैर उसकी वजाहत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी 140A के मुनासबत से मुख्तलिफ जो कवानीन हैं, एक्ट्स हैं, जिसमें KDA का है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है, LDA है, MDA है, उनके कवानीन को थोड़ा सा तरमीम की जाए और 140A के तनाजुर में को ठीक किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है। अच्छा, और हमारा मुआहिदा भी जो MQM से हुआ वो यही है कि हम 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को अमेंड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। बिल्कुल। अच्छा, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी तशरीह में कहीं कहीं कोई इश्यूज होते हैं। MQM का मौक़िफ़ कुछ और होता है, हमारा मौक़िफ़ कुछ और होता है, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ, चूँकि मैं बहुत सारी मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, कि ये हम किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुँच ज़रूर जाएंगे और एक ऐसा कानून बनेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ हिदायत जारी की हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और जो हमारा मुआहिदा MQM के साथ हुआ है वो भी काफ़ी हद तक उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो MQM की बातें थी वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर हमें इख्तलाफ हो। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी जाली डोमिसाइल जो हैं वो बनते हैं और उसकी बिना पर सूबा सिंध में लोग आकर मुलाजमतें ले लेते हैं। राइट। ये इशू MQM का नहीं है। उससे पहले ही जब MQM से हमारी बातचीत भी नहीं हुई थी, MQM PTI के साथ इत्तेहादी थी, उस वक्त भी चीफ सेक्रेटरी जो सिंध के थे उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशात दी हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं कि डोमिसाइल बनाने का जो तरीक़ेकार है उसको हम ज़रा ट्रांसपेरेंट कर लें ताकि कोई शख्स जाली डोमिसाइल ना बना सके। तो वो MQM का इशू नहीं था, हमारा भी इशू है दफा के, उस पर हम काम कर रहे हैं। राइट। दूसरा MQM का ये ख्याल था कि जी जो अर्बन रूरल कोटा है 40 और 60% का जॉब्स में, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि जो फिगर्स MQM बताती है जॉब्स का, नौकरियों का, वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये ऐसी चीज है जो खुफिया भी नहीं रह सकती, पता चल जाएगा कि जी वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। उस पर भी हमारा इत्तेफाक है कि अगर 40-60 का जो रेशियो था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ
तो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने को यकीनी बनाएंगे। और ये भी मैं नहीं समझता कि सिर्फ एमक्यूएम का इशू है, ये भी सूबा सिंध के तमाम लोगों का एक मसला है, उसको हम कर लेंगे। सेंसस के ऊपर वो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसका ताल्लुक, लेकिन पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का मौक़िफ़ एक ही रहा है कि सूबा सिंध की जो आबादी है उसको प्रॉपरली काउंट नहीं किया गया, और उस पर भी कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है। तो मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जो नुकात है उसमें कोई इख्तलाफ हमारे दरमियान नहीं है। अच्छा। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं कहीं आता है, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगा। अच्छा, आपने इतने इतने आराम से जिस तरह से सईद भाई बताया है कि इत्तेफाक है, और जाहिर है इस मुआहदे पर आपने दस्तखत भी किए, मुस्कुरा भी आप रहे हैं, लेकिन मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपने वसीम अख्तर साहब का भी सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम बहादराबाद को ताले लगाकर आ जाएंगे। कौमी असेंबली में जिस तरह से एक और नाराज़गी जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से की गई। फिर बैरिस्टर फ़रोग नसीम हमारे प्रोग्राम इसी इन फोकस में आए लास्ट वीक, और उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत ही नहीं है, वरना 3 माह गुजरने के बाद ऐसा क्या है कि तरामीम नहीं की जा सकती इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट में। व्हेन यू आर हैविंग द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, पहला मरहला हो चुका है, दूसरा मरहला होने को है, तो आप लोग चाहते नहीं हैं। देखिए, मैं एक अर्ज करूँ आपसे, हमारी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जिसमें ये हो कि जी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जो पहला मरहला गुजरा है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर कामयाबी मिली है पूरे सूबा सिंध के जो 14 अजला थे उनमें, और ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके जहाँ पर एमक्यूएम का असर और रसूख माजी में काफ़ी रहा है, जिसमें सखर है, मीरपुर खास है, नवाबशाह है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है। उस पे बाद में आते हैं ना, मुआहदे पर आ जाते हैं ना, पहले तरमीम पर आ जाते हैं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात ना सिर्फ एमक्यूएम के हैं, बहुत सारे हैं। आपको नहीं, मैं करूँ जो बात आप कह रही हैं ना वसीम अख्तर साहब की या किसी और एमक्यूएम के दोस्त की, उनकी जो तकरीरें थी या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो बल्दियाती इलेक्शन का जो फेज 1 था उसके बाद उसी तनाजुर में है, तो मैं उसको उससे जोड़ता हूँ। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर एमक्यूएम ये एलिगेशन लगाती है कि उसके अंदर धांधली हुई है या और जमातें लगाती हैं, तो उनके पास कोई शवाहिद होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए। और खुर्शीद शाह साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो बिल्कुल हमें बताएं वजाहत के साथ कि जी इस इलाके में, इस यूसी में यहाँ धांधली हुई है, हम जो है वहाँ दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हैं, वो दोबारा इलेक्शन लड़ दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती है तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। अच्छा। सब लोगों की ये तवक्कुह थी, सबको ये पता था कि सिंध में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और हम बल्दियात के इलेक्शन जीतेंगे। अगर तो यहाँ से पीटीआई इस तरह स्वीप करती तो हैरत होती सबको, अगर जेयूआई स्वीप करती तो हैरत होती सबको, अगर जीडीए स्वीप करती तो हैरत होती सबको, या इवन अगर एमक्यूएम स्वीप कर जाती पूरे सिंध में तो हैरत होती सबको। लेकिन इन्हीं जमातों को हैरत है आप लोगों पर कि जो पुरतशद्दुद पूरे वाकयात नजर आ रहे थे पोलिंग के दरमियान, वो बैलेट बॉक्सेस किस तरह से लेके गए, कहाँ स्टैंप लगे, वो इंतखाबी निशान के हवाले से चले, वो तो इलेक्शन कमीशन का मसला था। लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत ने अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली की है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात तो बहुत ज्यादा नाराज है। नादिया, मैं गुजारिश आपसे करूं कि 6000 से जायद नशिस्तों पर इंतखाबात हुए हैं, 6000 से ज्यादा नशिस्तों पर। ये जो वाकयात आप गिनवा रही हैं, मुझे बताइए कि ये कितने इलाके थे, कितनी नशिस्तें थी जहां पर ये वाकयात हुए हैं। जो भी इलेक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर आती हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पूरे इलेक्शन को जो है मुतनाज़ा बना दें। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी जमात के पास कोई शवाहिद हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि अगर कहीं से ये साबित हो गया कि मेरे किसी बंदे ने कुछ गलत हरकत की है या गलत वोट डाले हैं या कहीं धांधली की है, तो मैं खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा बजाय इसकी कि कोई और पहले आए। तो हम तो इस पर बड़े क्लियर हैं। पीपल्स पार्टी तो हमेशा धांधली की विक्टिम रही है। हम कैसे ये चाहेंगे कि इंतखाबात के अंदर धांधली हो और कोई और किसी के साथ हम जाति करें और जिस जाति का हम हमेशा शिकार होते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शिकस्त दीगर जमातों को हुई है उसकी वजह से कुछ परेशानी जरूर है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एमक्यूएम के साथ बैठकर हमें बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उनको अगर कहीं कोई शवाहिद उनके पास हैं और वो समझते हैं कि कुछ इलाकों में पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने ज्यादती कर ली है, तो हम उस ज्यादती का अजाला करने को तैयार हैं, लेकिन उसके कुछ शवाहिद होने चाहिए।
सिर्फ ये नहीं कि जी वो हार गए और वो धांधली से हारे हैं, ये मैं समझता हूँ कि रवैया दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। इन फोकस हैं सईद गनी साहब से, वापस आकर वापस उस मुआहदे की तरफ आएंगे कि जिसका कि जिक्र किया। और सईद गनी साहब ये कहते हैं कि क्योंकि इत्तेफाक करके, और हम भी इत्तेफाक करते हैं उन तमाम बातों पर, बहुत सारे हैं जिसमें कोटा सिस्टम है, जिसमें डोमिसाइल का इशू है, जिसमें बल्दियाती एक्ट को 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बाहमी मशावरत से यहाँ पर लागू होना है। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अगर आप बात करें तो वो उनकी नाराजगी वजह है। फिर मैंने बैरिस्टर फरूक नसीम का भी जिक्र किया। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस विद सईद गनी साहब राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सूबाई वजीर, जो इस वक्त यहाँ पर यानी सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उस हवाले से बड़ी कैंपेन भी कर रहे हैं। और सईद गनी साहब के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो था, मुख्तलिफ बल्दियाती निज़ाम में ये काम भी कर चुके हैं, सेनेटर तो रह ही चुके हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इनको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि किस तरह से काउंसिल्स काम करती हैं, क्योंकि इन्होंने वो सियासत की है। तो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आजकल ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि जस्ट बिफोर बल्दियाती इंतखाबात वो ट्रांसपोर्ट की बसेस भी आ गई है। बहरहाल उन सब पे तो बात करेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं जी उस 18 नुकाती एजेंडे के हवाले से जिस पे आप कहते हैं इत्तेफाक है। सईद गनी साहब, बहुत सारी मीटिंग्स का आप हिस्सा रहे हैं जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी और आप लोगों की जानिब से लोग होते हैं, लेकिन बात जो है वो तात्तुल का शिकार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर लीडरशिप से भी MQM मिलती है आपकी, फिर शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने शिकायत की हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनके मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हर चीज़ सुस्त रवि का शिकार है। और जो मैंने आपको हवाला दिया था ब्रेक से कबल कि बैरिस्टर फ़रूक कहते हैं कि नीयत ही नहीं है पीपल्स पार्टी की। ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा आप। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर मैंने वो सुना नहीं जो उन्होंने आपके शो में कहा, अगर वो ये कहते हैं कि हमारी नीयत नहीं है तो ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। नीयतों का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हमारी लीडरशिप ने बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी वजाहत के साथ, मैं आपको बताऊं कि जो पहली मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में MQM के साथ, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मौजूद थे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बिलावल साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि MQM इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारे साथ आती है या नहीं आती, हमारी पार्टनर बनती है या नहीं बनती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और ये सिंध के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी इख्तलाफात की वजह से सूबा सिंध के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और जहां शहरी इलाकों में MQM लोगों को रिप्रेजेंट करती है उन लोगों का भी नुकसान हुआ है। तो हमें अपनी लड़ाई की वजह से अपने सूबे के लोगों का नुकसान जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो बात कही गई थी कि अगर MQM हमारे साथ नहीं भी आती तब भी हम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम रखना चाहते थे। अब अगर इस बात से जिस चीज का आगाज हो और फिर अगर नियतों पे शुबा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। जो मीटिंग्स हुई हैं, मैं मान लेता हूँ कि चले जी कुछ ताखीर हमारी वजह से भी हुई होगी, लेकिन कुछ मकामात पर, कुछ मौक़ों पर इस ताखीर का सबब जो है वो हमारे MQM के दोस्त भी हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी बात करें कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो मुआहदा हुआ है उसके ऊपर हम अमल दरामद करें। लेकिन अगर कहीं कहीं कुछ जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उसमें इख्तलाफ राय है तो उसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको बता दूं कि बल्दियाती निज़ाम जो है इस वक्त जो 2013 वाला, कुछ तरामीम हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कर चुके थे जी। कुछ तरामीम हम मजीद भी करेंगे। जो कानून आज है वो कानून इस तरह का नहीं होगा, ये कानून जो नया होगा वो उससे मुख्तलिफ होगा। ओके, एक जो आप लोगों की मीटिंग्स हुई उसके हवाले से कुछ इत्तलात मेरी हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसे हार्ड लाइनर ज़रूर हैं सईद गनी साहब, जो नहीं चाहते कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वो स्पेस दी जाए जो उनको मिल सकती है इस बल्दियाती निज़ाम की तरमीम से, क्योंकि जाहिर है कराची शहर में उनका भी एक वोट बैंक है और उनके देरीना 1 दहाई से ज़ायद के ये मुतालबात हैं। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? ऐसा है? देखिए नादिया, मैं MQM का बहुत सख्त क्रिटिक रहा हूं और उनकी पॉलिसीज पर आज भी मैं तनकीद करता हूं। लेकिन मैंने जब भी तनकीद की है मैंने साथ साथ ये ज़रूर कहा है कि MQM एक हकीकत है और उसको हम झुटला नहीं सकते हैं।
अगर मैं ये कहूँ कि ये एमक्यूएम खत्म हो गई है तो ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एमक्यूएम की मकबूलियत जो आज से 10, 15, 20 साल या 25, 30 साल पहले थी, आज वो नहीं है, लेकिन वो खत्म बिल्कुल नहीं हुए हैं। उनका वोट बैंक कराची में, हैदराबाद में और सूबा सिंध के शहरी इलाकों में आज भी मौजूद है। उस पर बहस हो सकती है कि कितना है कितना नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये एमक्यूएम बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा कोई आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कम से कम उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं है जिन मीटिंग्स में एमक्यूएम के साथ जो मुआहिदा हुआ है उस पर कोई बात होती है। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, हो सकता है बाहर बैठकर लोग ये राय देते हों, लेकिन चूंकि इस मुआहिदे में हमारी पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो मौजूद रही है, वो इस मुआहिदे पर मुख्तलिफ मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि मेरी राय या किसी और की राय जो है वो ज्यादा ऊपर चली जाए और जो पार्टी लीडरशिप का जो एक मुआहिदा उनके साथ है उसको हम खराब करें, अंडरमाइन करें। ओके, सईद साहब, आप ये समझते हैं जो एमक्यूएम भी कहती है, पीएसपी भी कहती है, इवन जमात इस्लामी का भी ये मौक़िफ़ है कि देही शहरी सिंध में एक डिवाइड एग्जिस्ट करता है। डू यू बिलीव इन दैट कि हाँ वाकई ये डिवाइड है और इसको इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, जो कि आप कह भी चुके हैं कि लीडरशिप ने कहा है कि मिलकर काम करना है, वेदर एमक्यूएम हमारे साथ पार्टनर होती या ना होती? देखें, बदकिस्मती से ये जो तफरीक है ये रही है, माजी में बहुत शदीद रही है, और ख़ास तौर पे जनरल ज़िया-उल-हक ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 86 में पाकिस्तान वापस आई और उनकी जो मकबूलियत थी, जिस किस्म का उनका रिसेप्शन हुआ था मुल्क भर में, कराची में भी ख़ास तौर पे हुआ, तो उन्होंने इस सूबे में और ख़ास तौर पे कराची शहर में मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ बुनियादों पर तफरीक पैदा की और लोगों में दूरियां पैदा की। 2008 में मैं आपको याद कराऊं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी तो हमें ना तो वफाक में एमक्यूएम की जरूरत थी और ना ही हमारी सूबा सिंध में एमक्यूएम की जरूरत थी। वफाक में नून लीग हमारे साथ गवर्नमेंट में शामिल हुई थी तो हमारी मेजोरिटी थी और सूबा सिंध में हमारी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त भी एमक्यूएम को पार्टनर बनाया और जब पार्टी की मीटिंग थी उसमें हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज किया कि हम ये नहीं चाहते कि एमक्यूएम के साथ हम हुकूमत में जाएं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल था कि जो नफरतें और जो दूरियां माजी में हमारे दरमियान रही हैं हमें उसको बढ़ाना नहीं है, हमने उसको खत्म करना है। अब वो एक अटेम्प्ट था, नेक नियति से किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब हम नहीं हो सके। वो जो हमारे ताल्लुकात थे वो अच्छे नहीं रहे। लेकिन मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक अच्छा काम है, अगर आप एक दफा करते हैं नाकाम होते हैं, 2 दफा करते हैं नाकाम होते हैं, तो आपको 1000 दफा करना चाहिए जब तक आप उसमें कामयाबी हो जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करती आई है, वो 18वीं तरमीम सबके सामने। आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में एक किस्म का बल्दियाती निज़ाम राइज होना चाहिए जिसकी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में वो जगह होनी चाहिए जैसे इंडिया में है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये एक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम किस तरह से होगा ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपके भी मंशूर में लिखा है कि डेमोक्रेसी के लिए लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो भी इंतहाई ज़रूरी है। देखिए नादिया, एक तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जितने बल्दियाती कवानीन आए हैं उसमें किसी एक सूबे में भी एक जैसा बल्दियाती कानून नहीं होता। अर्बन एरियाज के लिए डिफरेंट होता है, रूरल एरियाज के लिए डिफरेंट होता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पूरे मुल्क में एक ही दर्ज का बल्दियाती निज़ाम नाफिज कर लें। बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन जिस तरह आपने मैं इस बात को रिकग्नाइज किया कि मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं इस निज़ाम का हिस्सा रहा हूँ जो 2001 के बाद बना। मैंने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जो बल्दियाती कवानीन मुख्तलिफ औकात में अदवार में बने हैं, मैंने उनको देखा है, कंपेरेटिव एक स्टडी भी की है थोड़ी बहुत जितनी मेरी सलाहियत है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक जैसा निजाम आप पूरे मुल्क में नाफिज कर सकें। इमरान खान साहब तो चाहते थे ना सईद गनी साहब, वो कहते थे हमने पूरा बनाया है। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह आइन को ही नहीं समझते हैं, वो आइन क्या बताया तो उनको क्या पता कानून क्या चीज होगी, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना आइन के मुतालिक ना कानून के मुतालिक, उनको कोई बताता है उसी पे चल पड़ते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, और अगर आज भी इवन 1979 का कानून देख लें, आप 2001 का कानून देख लें या कोई और कानून भी उठा के देख लें, तो इवन 2013 का देख लें,
या और सूबों का भी देख लें आप, तो वहाँ बल्दियाती निज़ाम में आपको फर्क मिलेगा अर्बन एरियाज के लिए और रूरल एरियाज के लिए। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह है, देखें हर इलाके के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं और वहाँ उस हालात के मुताबिक आपको लोगों को जो है इख्तियारात देने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये तो एक अजीब सी बात है। अब ये जरूर है कि आइन के आर्टिकल 140A के जरिए ये जरूर पाबंदी हो गई है कि हर सूबे में एक बल्दियाती कानून निज़ाम मौजूद होगा जो सूबाई का हुकूमतें बनाएंगी, और ये सूबाई सब्जेक्ट है, इसलिए उसकी कानून साजी जो है वो सूबाई असम्बली के जरिए होती है। सही। और फिर उस कानून पे बहस हो सकती है कि जी वो अच्छा है या बुरा है, उसके कितने इख्तियारात होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। अच्छा, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी वजह से चीजें काफी कंफ्यूजन भी होती है। आपने कहा नेक नियति है और इस पे नहीं किसी को सवालात रेज करने चाहिए। ठीक है, ताखीर हुई, कुछ आप लोगों की जानिब से हुई, कुछ MQM ने खुद भी कहा कि हमारी जानिब से भी हुई है। मुझे याद है अच्छी तरह ऑन रिकॉर्ड वसीम अख्तर ने यह बात कही है। लेकिन अब जब ये सेकंड राउंड चल रहा है और ये इंतखाबात होने को हैं, आपको लगता है कि इतनी जल्दी तो अब तरमीम होगी नहीं? कुछ तरामीम आपने बताया कर चुके हैं, कुछ आपने कहा शायद और भी हो जाएं, लेकिन जो बाहमी इत्तेफाक से जिस किस्म का निज़ाम MQM चाहती है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, उसमें आप कह सकते हैं कि टाइम लगेगा? यानी अब जो इलेक्शन के बाद निज़ाम होगा ये कम अज़ कम वो वाला नहीं होगा जो उस फैसले की रूह से होना है जैसा MQM चाहती है। देखिए, एक मैं चीज वाज़ेह कर दूं कि जो इंतखाबात है ना, उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम करने से मेरी राय में कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात हो सकते हैं, लोग मुंतखब हो सकते हैं, उनके इख्तियारात बढ़ाए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन MQM का, PTI का, GDA का एक मौक़िफ़ था कि जी जब तक नया कानून हम नहीं बना लेते हैं तब तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उनके इस मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए सिंध हाई कोर्ट में उस बात की हिमायत की कि सिंध असम्बली की जो सेलेक्ट कमेटी है उसकी ये राय है, उसका ये नुक्ता नज़र है कि इंतखाबात को फिलहाल आगे कर लिया जाए जब तक हम ये कानून की तरामीम जो है असम्बली से मंजूर करा दें। अब सिंध हाई कोर्ट ने हमारी उन गुजारिशात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबात आप कराइए। बिल्कुल वक्त पे। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने बिल्कुल नेक नियति के साथ उन तमाम जमातों का जो हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं है उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए ये बात कही। हालांकि हमें ये पता था कि पीपल्स पार्टी जीत रही है इलेक्शन में और जो जीतने वाली जमात होती है वो इंतखाबात से भागती नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बात हो गई है, उनकी PTI की पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जी इलेक्शन जो है वक्त पे करा लिए जाएं, तो इलेक्शंस का हो जाना जो है वो एक अलग चीज है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तरामीम है वो एक अलग चीज है। अब जिस तरह अगर उसी पे तो झगड़ा होगा, उसी पे तो झगड़ा होगा। आप जानते हैं कि इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद के हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इस निज़ाम का कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ गुजर चुके हैं और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि आगे भी ऐसा ही हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि दो ही अलग अलग चीजें हैं। अगर तो बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि हम पे ज्यादा तनकीद होगी कि आपका आइन ये कहता है कि जी बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए और आपके सूबे में बल्दियाती निज़ाम नहीं है। राइट। अब अगर बल्दियाती निज़ाम है तो अब हम बहस किस पे कर रहे हैं कि जी इख्तियारात उनके पास कम है या ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिलेटिवली ये ज्यादा बेहतर है कि हम इस पे बहस करें कि जी इख्तियारात कम है या नहीं है या ज्यादा है, बजाय इसके कि हम इस पे जाएं कि जी लोग हो ही ना, निज़ाम हो ही ना। टाइम लगेगा इसका मतलब, कुछ इख्तियारात होंगे उसमें मजीद बेहतरी। नहीं, टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल कह चुका हूँ, मैं एक बात जब मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि जो कानून आज मौजूद है इस कानून में तरामीम होंगी, ये कानून अपनी बेहतर शक्ल में सामने आएगा। इस पर मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का इस पे वाज़े ये इत्तेफाक है। ओके, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर आखिर जरा सिर्फ इलेक्शन के हवाले से तो पूछेंगे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त PMLN की बोझ उठाए बैठी है वो बोझ किस हद तक पीपल्स पार्टी शेयर कर रही है? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक इन फोकस। सईद गनी साहब हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सईद गनी साहब, ये बस आखिरी बात जरा बल्दियाती इंतखाबात से हो जाए। बड़े वसूख से फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा गया है कि कराची का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा। व्हाट मेक्स यू से दैट? मतलब ऐसा क्या पीपल्स पार्टी ने कराची में दे दिया है
कि जिससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका एक बड़ा वोट बैंक, MQM पाकिस्तान का बड़ा वोट बैंक, जमात इस्लामी का भी वोट बैंक है, वो अलग बात है कि इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल स्टेक तो मौजूद है इन सब के। देखिए नादी, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची से 4 MNAs हैं और MQM के भी 4 MNAs हैं। PTI के 13 हैं, लेकिन जाहिर है वो आपको पता है कि सारा किस तरह से अभी हुआ था। है या नहीं है ये नहीं पता। अच्छा, मैं अभी जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 5-6 बरसों में कराची में जो इंतखाबी परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रही है। मैं जिस नशिस्त से जीता हूँ, पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। 2017 में मैं जीता और 2018 में मैं ज्यादा मार्जिन से जीता, और वो सीट इतने मार्जिन से हिस्ट्री में कोई नहीं जीता जितने मार्जिन से मैं जीता वहां से। उसके बाद हम NA 249 जीते हैं। उसके बाद PS 88 पे जब इलेक्शन हुआ तो हमारा वोट पहले से ज्यादा हो गया। कोरंगी की सीट पे हमारा वोट थोड़ा गिरा, लेकिन 8% टर्नआउट था। बाकी जमातों का कितना वोट गिरा है, पीपल्स पार्टी का कितना गिरा है, उसका मवाजना कर लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस तरह से लोगों की शमूलियत हुई है, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने सारे मसले हल कर लिए हैं, लेकिन शायद दूसरी जमातों के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। और इंतखाबात होंगे, सारी दुनिया देखेगी कि कराची के इलेक्शन में अब ये भी कहना किसी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जी धांधली हो गई और सारा रिजल्ट बदल के रख दिया। ये मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, तमाम मीडिया यहाँ पे होता है। सही। तो बहरहाल, लेकिन धांधली के इल्जाम तो लगने शुरू हो गए गुज़िश्ता, मतलब इसी हफ्ते आपने देखा अली जैदी साहब ने भी इल्जाम लगाए कि RO को खैरपुर से यहाँ कराची लगाया गया, पुलिस के जो है वो पहले से तबादले शुरू कर दिए गए हैं, पूरा सेटअप बनाया जा रहा है। अली जैदी साहब माशाल्लाह इमरान खान के फॉलोअर हैं, और जिस तरह उनको कुछ नहीं पता इन कानून का, इसलिए इनको भी कुछ नहीं पता। अगर वो RO चेंज हुए हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से पूछें। NA 240 का जो इंतखाब हुआ था, जो मेरी मालूमात है, तक ज़ाहिर मैंने भी चेक किया कि क्यों चेंज हुआ। NA 240 के इंतखाबात में जो सूरत हाल वहाँ बनी थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हुई कुछ चीज़ें हुई थी, उस बुनियाद पर 2 ऑफिसर्स को जो है वहाँ से हटाया गया। एक जो है ये जो यहाँ NA 245 के RO बने थे वो भी, और एक और साहब भी थे, दोनों को हटाया गया। अब अगर ये है तो शिकायत इलेक्शन कमीशन से करें, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस में कोई ऐसी मेजर तब्दीली मुझे तो नजर नहीं आती। अब अगर रूटीन में कहीं कोई बंदा सस्पेंड हो गया हो, किसी बुनियाद पर हटा दिया गया हो, उसकी जगह कोई और लग गया हो, तो एक आदि कोई हो सकती है, लेकिन ऐसी जनरल कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस में नहीं हुई है। आई जस्ट हैव टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन। लेकिन सही साहब, एक चीज जवाब दीजिए, पीपल्स पार्टी का एक्चुअल मुकाबला कराची में आपके ख्याल से किस जमात से आप समझते हैं कि टफ मुकाबला होगा इस दूसरे मरहले में? मेरा ख्याल है कि MQM से होगा। अभी भी आप समझते हैं कि MQM इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें TLP का फैक्टर आप नहीं भूल सकते। जो अभी NA का इलेक्शन हुआ था उसमें कितना क्लोज मार्जिन था। मैं आपसे गुजारिश करूं, मुख्तलिफ इलाकों में तो मुख्तलिफ जमातों से होगा ना। अगर आप मुझसे पूरे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल MQM से ही आप समझते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर है कहीं TLP भी होगी, कहीं जमात इस्लामी भी होगी, कहीं मुमकिन है PTI भी हो, कहीं कोई और जमात भी हो। मुमकिन है जिस शहर से 14 MNAs PTI के हैं उनको आपने कितना पीछे कर दिया है, और एक्चुअल मुकाबला MQM से कर दिया जिनकी सिर्फ 4 सीट्स। देखें, PTI इस शहर से फारिग हो चुकी है। NA 249 में 2018 के इलेक्शन में पहले नंबर पे थे। अभी जो पिछले साल इलेक्शन हुआ वो 5वें 6ठे नंबर पे आ गए। जो PS 88 का इलेक्शन में आपको बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने 17,000 वोट लिए थे 18 में, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो 6,000 वोटों पे आ गए। इसी तरह ये कोरंगी के इलेक्शन से वो खुद राय फरार अख्तियार की उन्होंने, इसलिए उन्हें पता था कि उनको वोट कम पड़ेगा। अभी NA 245 इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, अब देख लीजिएगा, 52,000 वोट लिया था, अब इनको कितना मिलता है आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। जरदारी साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो जो साजिश का फैक्टर PTI कहती है उनकी हुकूमत को गिराने का, उसका पूरा काम जो है उन्होंने कहा वो साजिश बिलावल हाउस में हुई। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ इट। अब जो इस वक्त महंगाई है, बिजली का बहरान है, पेट्रोल की कीमतें हैं, डॉलर को देखें आप कहां तक राइज हो रहा है, मतलब हाल तबाह है जिसे कहते हैं। और महंगाई मार्च पीपल्स पार्टी ने यहां से आगाज किया था, हाफ वे जिस तरह से पहुंच करके फिर जमा कराया ये वोट ऑफ नो ट्रस्ट। आज आप क्या PMLN के साथ इक्वल जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरी कड़ी शराइत की, IMF की भी और इस पूरी महंगाई की? देखें नादिया, IMF के साथ जो मुआहदा था वो PTI की गवर्नमेंट ने अपने आखिरी दिनों में किया था, और उस मुआहदे को जब उन्होंने वायलेट किया तो फिर IMF के पास जब नई गवर्नमेंट गई तो उन्होंने शराइत ज्यादा सख्त कर दी। ये मैंने नहीं कहा, शेख रशीद ने खुद कहा
कि इमरान खान ने नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाई। बारूदी सुरंगें उन्होंने कोई मतलब फिजिकली वो नहीं जाके बम बिछा दिए थे, उन्होंने वो इकदाम किए जिससे आपकी मईशत की बर्बादी जो है वो शुरू हो जाए। तो इमरान खान ने वो काम किया जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत महंगाई हुई है, लोगों की जिंदगियां मुश्किल हुई हैं, उनको बहुत तकलीफ में आ गए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो अभी 2 महीने पहले आई हो, उसके लिए ये सख्त फैसले करना जो है वो कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत आसान था कि वो हुकूमत में ना आते और अपनी जान छुड़ाते, लेकिन उन्होंने हुकूमत को ले लिया और पाकिस्तान की मईशत को एक सीधे ट्रैक पर लाने के लिए वो सख्त फैसले किए जिनसे वो अनपॉपुलर हुए हैं और उनकी जो पॉपुलरिटी उसमें कमी आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और हम ये कह नहीं सकते कि जी हुकूमत जो इकदाम कर रही है हम उसमें शामिल नहीं हैं, हम बिल्कुल उसका हिस्सा हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके असबाब हैं उसको पैदा करने में इमरान खान की हुकूमत का हाथ है। आप मेरी बात ना करें, आप शौकत तरीन के वो बयानात जब वो वजीर खजाना था उस वक्त वो क्या कहता था, जो उन्होंने मुआहिदा किया था IMF से, उसको पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने क्या किया था। साहब आपने कहा कि बिल्कुल आप इस हुकूमत के साथ हैं जो विफाक में बैठी है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी कॉस्ट आपको लगता है कि नून लीग को ज्यादा अदा करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी? देखिए वो तो जाहिर है जब हम लोगों के पास जाएंगे तो हम उसके असबाब भी बताएंगे कि ये क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे ही हम थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और एक चीज मैं सिर्फ ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी से नहीं, पिछले शायद 7-8 साल से चीख रही थी कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव तरीकेकार एनर्जी पैदा करने के, जो विंड एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं, जो सोलर पैदा कर सकते हैं, जो कोल के जरिए पैदा कर सकते हैं, उसको ज्यादा बनाया जाए। आज अगर हमारे पास वो प्लांट ज्यादा लगे होते थर में या विंड एनर्जी के, तो पाकिस्तान का ना सिर्फ ये कि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के वो जो प्रेशर है वो भी ना होता और आपको सस्ती बिजली भी मुयसर होती। और वो मैं समझता हूँ कि शायद माजी की हुकूमतों ने बड़ी गलती की और पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से वो इकदाम नहीं किए जिसके जरिए पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिल सकता। थैंक यू सो मच। वक्त खत्म होता है प्रोग्राम का। सईद गनी साहब आपको एडवांस में ईद बहुत मुबारक हो और आप सबको भी ईद बहुत मुबारक हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।